हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 8th क्लास का 7th टॉपिक स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज के बारे में। जैसे कि हमने अपनी हिस्ट्री को रीड किया है, स्टडी किया है। 6th क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया है। 7th क्लास में हमने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में रीड किया है। तो हमारी जो 8th क्लास की हिस्ट्री है उसमें हम मॉडर्न पीरियड के बारे में जान रहे हैं। हमने कुछ जाना भी है और भी हम आगे जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्बन चेंज के बारे में है एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में है। तो जो हमारी हिस्ट्री है हमें पता है ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है कि बस किंग्स और डायनेस्टीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? लाइक आपकी इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हुए हमारी हिस्ट्री में, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हमारे हिस्ट्री में, जो सोशल चेंजेस हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट टाइम है वो हमारी हिस्ट्री को ही रिफ़्लेक्ट करता है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से सुधार पाते हैं और उसको रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं और अपनी प्रेजेंट की लाइफ को जी पाते हैं। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में, उनके राइज एंड फॉल के बारे में हम या फिर कोई इंडिविजुअल किंग्स थे या फिर कोई डायनेस्टीज़ थी, हम इन्हीं के राइज एंड फॉल्स के बारे में या सिटीज़ के राइज एंड फॉल के बारे में या फिर टाउन्स के बारे में, हम ये सभी चीज़ों के बारे में अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो टॉपिक है वो अर्बन चेंज के बारे में है, तो हम अर्बनाइजेशन से शुरू करते हैं कि अर्बनाइजेशन है क्या। अर्बनाइजेशन का मीनिंग है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़। दैट मीन्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर जो बिल्डिंग्स हैं, इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट होना, इनमें ग्रोथ होना, कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हुई, उनका डेवलपमेंट हुआ, जो बिल्डिंग्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे विलेजेस थे पुराने, उनको सिटीज़ में कन्वर्जन ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। अब अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? इसका प्रोसेस 2 फैक्टर्स को लिंक करता है। 1, एक तो जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, एंड अदर जो होता है, इसका पॉइंट होता है, जो दूसरा फैक्टर होता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि जो विलेजेस को सिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर सिटीज़ में लोग जो होते हैं, हम और आप आज भी हम सिटीज़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, या फिर हम ये कहें कि एक जो विलेजर्स होते हैं उनको सिटीज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह से जो अर्बनाइजेशन है उसके 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक तो ग्रोथ पॉपुलेशन और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन शॉर्ट, जो भी वो प्लेसेस हैं जिन्हें अर्बनाइजेशन हम कहते हैं, जहाँ पर अर्बनाइजेशन की नीड होती है या फिर किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, गुड क्लाइमेट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, सीनिक ब्यूटी, दैट मीन्स आसपास के कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, एंड गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, वहाँ पे स्कोप होना चाहिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा सा, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सिटीज़ में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लायबल होती हैं, डेवलपमेंट होता है इनका और डेवलप होती हैं। तो यही एक अर्बनाइजेशन कहलाता है, जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हमें मिलते हैं। हमारी जो हिस्ट्री है अर्बनाइजेशन की इंडिया में, अब अगर हम अपने एंशिएंट इंडिया के लिए बात करें तो ऐसा नहीं है हमारी जो हमारा अर्बनाइजेशन है कि वो सिर्फ हमारा ब्रिटिश टाइम में हुआ या फिर अर्बनाइजेशन सिर्फ आज हुआ, ऐसा नहीं है। हमारा जो एंशिएंट इंडिया था वो भी काफ़ी अर्बनाइजेशन था, इसका भी एक अलग ही हिस्ट्री है अर्बनाइजेशन की। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं
तो इस सिविलाइजेशन ने ऑलरेडी अर्बनाइजेशन किया हुआ है। इसकी जब हम एक्सकावेशन हमें जब मिलते हैं तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि एक जो सिटी थी उसका जो स्ट्रक्चर पॉइंट था वो सिविलाइजेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है। वो बहुत ही क्लियर एविडेंस हमें मिलते हैं कि उनका एक अलग ही म्युनिसिपल सिस्टम था। और हालांकि उन्होंने भी धीरे धीरे उस हाईली डेवलप को किया था। जो उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो उनका जो विकास था बहुत बढ़िया वाला था। उनका जो डेवलपमेंट था बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो उनके एक्सकावेशन हमें आज के जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो मिलते हैं, उनके एक्सकावेशन, उनके जो रिमेन्स मिलते हैं, उनके थ्रू हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो बहुत ही डेवलप और एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला सिविलाइजेशन था। हालांकि ये बात अलग है कि ये जो हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे फेडेड आउट हो गई और धीरे धीरे वो एकदम से बिल्कुल डिसअपेयर हो गई। फाइनली वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आगे अगर एंशिएंट टाइम के लिए हम बात करें तो हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूमरस रेफरेंस मिलते हैं कि जो कि हाईली डेवलप सिटीज़ के बारे में और टाउन्स के बारे में हमें बताते हैं। लाइक पाटलिपुत्र है, कन्नौज, मथुरा एंड वाराणसी। ये इस तरह के कुछ ग्रेट रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले सिटीज़ हैं हमारे और टाउन्स हैं जिनके बारे में हमें ये पता चलता है कि ये हाईली डेवलप्ड थे, जो कि अर्बनाइजेशन इनका बहुत अच्छा था। आगे हम मेडिवल इंडिया के लिए अगर हम बात करें कि मेडिवल इंडिया में हमारे अर्बनाइजेशन किस तरह का था, तो इस पीरियड में क्योंकि हर्षवर्धन का उस टाइम पर 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन का जो फॉल था एंड जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत था 13th सेंचुरी में, ये दोनों ही जो टाइम पीरियड थे ये इस तरह से रिमार्केबल एक मार्क्ड किए जाते हैं प्रोसेस ऑफ डी अर्बनाइजेशन के नाम से, जो कि स्पेशली नॉर्थ में उसको डी अर्बनाइजेशन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, माना जाता है। इसके 2 रीज़न थे। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड जो इसका दूसरा कैरेक्टर फीचर था इस पीरियड का जिसको वो था इकोनॉमिक डेक्लाइन। अब इकोनॉमिक डेक्लाइन जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ था क्योंकि फर्स्ट से ही वो लिंक था। अब क्योंकि जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी तो अर्बनाइजेशन का, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत का वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ और जब मुग़ल एम्पायर वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ तो रिवाइवल था वो एक तरीके से अर्बनाइजेशन के लिए। अब बहुत सारी कुछ ऐसी सिटी थी जो कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और कैपिटल टाउन्स बन गई थी, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गए थे एंड कैपिटल टाउन्स भी बन गए थे, और जहाँ पर एक जो इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत माना जा रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वाराणसी एंड जो फतेहपुर सीकरी था, ये कुछ ऐसी जगह रह गई थी जहाँ पर मेडिवल टाइम्स में जो अर्बन एरियाज़ हुए थे, बने थे और जिनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस थी उस टाइम पर। मॉडर्न इंडिया में हमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। मुग़ल एम्पायर की वीकनिंग की वजह से, जो उनकी वीकनेस थी, जैसे कि हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है कि जब औरंगज़ेब की 1707 में डेथ हुई थी, तो 18th सेंचुरी में जब उसकी डेथ हुई थी 1707 में, तो हमारे कंट्री में एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, जिसकी वजह से हुआ क्या था, कुछ डिसइंटीग्रेशन के साइंस नज़र आने लगे थे, डिससॉल्यूशन के साइन नज़र आने लगे थे, सेपरेशन के साइंस नज़र आने लग गए थे। अब वो साइन किस तरह से नज़र आने लगे थे मुग़ल एम्पायर में, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ के बाद में एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई देने लगी थी, कुछ जो एमरजेंस दिखाई देने लगा था, इस्टेब्लिशमेंट दिखाई देने लगा था सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स का और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, लाइक आपके बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, तो इनमें कुछ अलग ही एमरजेंस एंड इस्टेब्लिशमेंट दिखाई देने लगा था। एंड जो इन स्टेट्स की जो न्यू कैपिटल्स थी,
तो वो भी उसमें एमर्ज्ड होने लगी थी, इम्पॉर्टेंट टाउन्स के रूप में एमर्ज्ड होने लगी थी। और जो मुग़ल कैपिटल थी दिल्ली एंड आगरा, वो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी खो चुके थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। एंड जो ग्रोथ थी, जो न्यू रीजनल पावर्स की जो ग्रोथ थी, वो रिफ़्लेक्ट करने लगी थी। जो इम्पॉर्टेंस जो रीजनल कैपिटल्स थी उनकी इम्पॉर्टेंस उनकी इंक्रीज़ होने लगी थी, वो रिफ़्लेक्ट कर रही थी। जैसे लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, नागपुर, तंजौर, तो इनकी एक अलग ही इम्पॉर्टेंस नज़र आने लगी थी। जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जो आर्टिसन, जो कलाकार थे, वो और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो भी वहाँ से माइग्रेट होने लगे थे। ओल्ड मुग़ल सेंटर्स से वो माइग्रेट होने लगे थे और वो नई कैपिटल्स की तरफ मूव करने लगे थे। एंड वहाँ पर अपना जो उनका वर्क था, जो उनका पैट्रोनेज, वो सब कुछ वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर अपना मूव करना शुरू कर दिया था। हाँ, हालांकि जो ये सारी चीज़ें थी वो धीरे धीरे ब्रिटिश का जो एम्पायर था उसमें एब्जॉर्ब्ड होने लगी थी, उसी में ही वो सॉल्यूट होने लगी थी। और उनका जो अपनी जो उनकी इम्पोर्टेंस आई थी, जो सेपरेट एंटाइटीज़ उनको मिले थे, वो सब कुछ एक धीरे धीरे खोने लगी थी, क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर में उनको एब्जॉर्ब होने लगी थी वो धीरे धीरे। अब बारी आती है डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। अब जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे कंट्री में काफ़ी सारी, अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आई थी ट्रेड के लिए, और कुछ जो सिटीज़ और जो टाउन्स थे वो पोर्टुगीज़ के थ्रू एक्वायर्ड कर लिए गए थे, उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया था यहाँ पे। अब रिज़ल्ट में क्या हुआ, क्योंकि वो जो पोर्टुगीज़ थे वो गोवा, दमन एंड दीव में ज़्यादातर उन्होंने एरिया एक्वायर्ड किया था, यहाँ पे उन्होंने अपना सेटलमेंट किया था। तो ये जो गोवा, दमन एंड दीव जो जगह थी, वहाँ पर पोर्टुगीज़ का ट्रेड्स नज़र आ रहा था। हर चीज़ में वहाँ पे वो जो पोर्टुगीज़ ट्रेड था वो एग्जिबिट हो रहा था। अब उसी तरह से चंद्रनगर और जो पौंडीचेरी था, वहाँ पर फ्रेंच ऑक्यूपेशन था क्योंकि, तो इसीलिए वहाँ पर फ्रेंच ट्रेड्स एग्जिबिट हो रहा था। तो लेकिन जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी उनका एम सिर्फ़ और सिर्फ क्या था, हमारी जो इंडियन इकॉनमी है उसकी नीड्स को सर्व करना। दैट मीन्स अपनी जो कैपिटलिज़म है उनको, वो उस चीज़ पर अपना उनका फोकस था कि किस तरह से वो कैपिटलिज़म को यूज़ कर सकते हैं, उस पर उनका फोकस था, इंटरेस्ट था। अब जो हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट का जो र्यून था, उन्होंने उसको अर्बनाइजेशन की तरफ लेकर के गए। जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन कॉटन के जो वेविंग थे और जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर थे, लाइक आपके जो ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड आगरा, ये भी बिल्कुल एक वीरान नज़र आने लगे थे। हालांकि ये जो इनमें से कुछ जो और अदर जो एरियाज़ थे वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सेंटर बन गए थे, और रिज़ल्ट में क्या हुआ, बहुत सारे अर्बन सेंटर एमर्ज्ड हो गए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी की जो रिज़ल्ट था, उसका रिज़ल्ट क्या निकला। उसका रिज़ल्ट प्रोसेस हुआ डी अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ, क्योंकि एक तरफ वो अर्बनाइजेशन हो रहा था तो दूसरी तरफ वो डी अर्बनाइजेशन हो रहा था। जो पुराने टाउन्स और जो सिटीज़ थे, क्योंकि वो एमर्ज्ड हो रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो नए से अर्बन सेंटर्स एमर्ज्ड हो रहे थे। तो इस तरह से वो डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हाथों हाथ काम कर रहा था ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से। अब यहाँ कुछ नए 3 प्रोमिनेंस न्यू सेंटर एग्जिस्ट में आए ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ द कंपनी रूल। जो कंपनी रूल का जो शुरुआती जो टाइम था, उस टाइम पर कुछ 3 सेंटर आए नए जो कि प्रोमिनेंस थे। वो थे, एक तो बॉम्बे जिसको हम आज मुंबई बोलते हैं, कैलकाटा जिसे हम आज कोलकाता बोलते हैं, मद्रास और जिसे हम आज चेन्नई बोलते हैं।
तो ये 3 प्रोमिनेंस स्टेट्स थे, सेंटर थे, जो कि जो कंपनी का जो अर्ली फेस रूल था उस टाइम पर ये एग्जिस्ट में आए। एंड इंसिडेंटली क्या हुआ, ये जो थे, जो ये जगह थी, इनके यहाँ पर इन जगहों पर फ़िशिंग और वेविंग गांव थे यहाँ पर ओरिजिनली, अगर हम बात करें तो इसीलिए। लेकिन ये जो तीनों जो जगह थी, ये क्या हुआ इनका कि ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गए फॉर ट्रेड। क्यों बने? क्योंकि जब वो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उनकी वजह से ये जो 3 जो सेंटर थे, ये तीनों ही एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गए। अब अगर हम अगर हम 19th सेंचुरी के मिडिल की हम बात करें तो तब तक ये जो सेटलमेंट थे ये एक बड़े शहरों में तब्दील हो गए। ये जो तीनों सेंटर थे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये तीनों एक बड़े शहरों के रूप में तब्दील हो गए। और यहीं से जो न्यू रूलर्स थे, हमारे जो ब्रिटिश थे, और जो वो हमारी कंट्री पर कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस रेगुलर सेटअप किया ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके, चला सके। जो अथॉरिटीज़ थी उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सके, जो न्यू रूलर्स थे उनकी अथॉरिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए एंड बिल्डिंग्स बनाई गई यहाँ पर कि ताकि वो जो बिल्डिंग्स हैं जो वो उनको एक कॉलोनियल ओरिजिनल मिल सके, एक कॉलोनियल ओरिजिन का एक मार्क बन सके वो। और इसलिए इस चीज़ के बारे में जो ये डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, इसके बारे में हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आगे का टॉपिक जो है, फर्दर टॉपिक है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है तो उसको समझना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।